बच्चों आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक 13.6 जिसका नाम है स्टेलर एवोल्यूशन। अच्छा ये ना थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लग सकता है आपको, लेकिन मैं एक एक लाइन और एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा। इसमें से कई शॉर्ट बनेंगे और पूरा अगर लॉन्ग आ भी जाता है तो आपके पास इतना डाटा होगा कि आप लॉन्ग बना सकते हो। जी बेटा, सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। ये जो लफ्ज़ होता है ना स्टेलर, इसका मतलब होता है स्टार्स, यानी रिलेटेड टू स्टार्स। तो आपने इस टॉपिक में स्टार्स को पढ़ना है, स्टारों को। एवोल्यूशन का मतलब है इर्तिका, यानी जब कोई स्टार की बर्थ होती है, वो पैदा होता है, वहाँ से लेकर वो ग्रो करेगा और उसकी डेथ तक, ये जो सारा साइकिल होगा, सारा टाइम होगा, हम इसको स्टडी करेंगे स्टेलर एवोल्यूशन के अंदर। जी बेटा, ये जो पहला पैराग्राफ है ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आपने इस चैप्टर में पहले दूसरे लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी समझी ना, वो छोटी सी, वो एक्सटेंडेड टू एस्ट्रोफिज़िकल सिस्टम लाइक स्टार एंड गैलेक्सी। यानी बस इतनी सी बात कि आपने उसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को स्टार्स में अप्लाई करना है और गैलेक्सीज़ में अप्लाई करना है और समझ आ जाएगी। जी बेटा, सबसे पहली डेफिनेशन स्टेलर एवोल्यूशन की जो मैं बता चुका हूँ उर्दू में, स्टेलर एवोल्यूशन डील्स विद द स्टार चेंजेस ओवर टाइम। यस, यहाँ तक है स्टेलर एवोल्यूशन की डेफिनेशन, कि जब कोई स्टार चेंज करता है अपने आप को टाइम के साथ साथ, जैसा कि बर्थ के बाद वो ग्रो होगा, ये भी चेंज है, फिर वो मज़ीद बड़ा होगा, फिर उसकी डेथ होगी, तो ये सारे चेंजेस होते हैं स्टेलर एवोल्यूशन में। जी नेक्स्ट कहता है स्टार कैन हैव रेंज ऑफ लाइफ टाइम फ्रॉम अ फ्यू मिलियन ईयर्स टू ट्रिलियन ईयर्स। यानी ये बस एक एमसीक्यू की चीज़ है कि मिलियन साल से लेकर ट्रिलियन साल तक ये लाइफ हो सकती है स्टार की। कहता है द लाइफ ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ द स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आपसे पूछा जाएगा स्टार की लाइफ किस पर डिपेंड करती है, आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से मैस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारा कुछ होगा। तो मैस आपने टिक करना है कि जो स्टार का मैस होता है उस पर डिपेंड करता है कि लाइफ क्या होगी, ठीक है, स्टार की। अब आगे ये जो बाद में पढ़ने जा रहा हूँ इसको पहले समझ लेते हैं। कहता है द मोस्ट मैसिव हैव लॉन्गर लाइफ। बेटा ये बात गलत लिखी है बुक पे, बात का समझें। लीस्ट आना था यहाँ पर, लीस्ट, यानी अगर एक स्टार है जिसका मैस बहुत ज़्यादा है तो बच्चे उसकी जो लाइफ है वो छोटी होनी है, ठीक। जबकि अगर एक स्टार है जिसका मैस है छोटा, ठीक है, मैस थोड़ा है, तो उसकी लाइफ होनी है ज़्यादा। ऐसा आप यूँ समझें कि जो बड़ा स्टार होता है ना, उसके पास फ्यूल ज़्यादा होता है। फ्यूल यानी जिसको वो इस्तेमाल करके सर्वाइव करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि स्टार का फ्यूल होता क्या है, यानी वो जिसको इस्तेमाल करके सर्वाइव करेगा। तो बड़े मैस के पास ज़्यादा फ्यूल है, तो बच्चे वो जल्दी फ्यूल और ज़्यादा फ्यूल को इस्तेमाल करता है, खर्चता है, और यूँ वो जल्दी डेथ हो जाती है, यानी उसकी लाइफ छोटी है, ठीक है। जबकि अगर एक हम छोटे स्टार की बात करें ना, तो बेटा छोटा स्टार जिसका मैस कम होता है ना, उसके पास फ्यूल भी थोड़ा होता है, फ्यूल भी थोड़ा होता है। थोड़ा फ्यूल है तो वो स्लो इस्तेमाल करेगा, तो बेटा उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। जी बेटा आगे देखें, इसको दोबारा देख लें। द लीस्ट मैसिव यानी जिसका मैस कम है, लीस्ट यानी कम है, हैव लॉन्गर लाइफ, उसकी लाइफ ज़्यादा है। ये बात ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको आपने मोस्ट को कट करके लीस्ट कर लेना है। अब वो कहता है विच इज़ इवन लॉन्गर देन द करंट एज ऑफ द यूनिवर्स। ये जो सारी यूनिवर्स है इसकी जितनी एज है आज तक, उससे भी ज़्यादा एज हो सकती है जो लीस्ट मैसिव स्टार है, यानी ऐसा स्टार जिसका मैस कम होता है। ओके बच्चे, आगे एक शॉर्ट समझें। यहाँ पर ये लफ्ज़ है नेब्यूलाई, या इसी को हम मोलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं, मोलिक्यूलर क्लाउड। या आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्टार बनता कैसे है। तो बच्चे देखें, स्टार की सबसे पहली स्टेज है नेब्यूलाई या मोलिक्यूलर क्लाउड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं ना, गैसेस, उन गैसेस से क्लाउड बनता है, क्लाउड बनता है, ठीक है। और गैसेस भी और साथ में डस्ट भी, इन दोनों को मिलकर एक क्लाउड बन जाता है, और इसी से आगे स्टार बनेगा, ठीक है। तो स्टार बनता कैसे है? गैसेस के और डस्ट के एक क्लाउड से, बादल नुमा चीज़ से। और बच्चे इसी क्लाउड का नाम है नेब्यूलाई या मोलिकुलर क्लाउड। जी बेटा देखें, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड, तमाम सितारे बनते हैं कहाँ से? फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैस,
एंड डस्ट, गैस और डस्ट के क्लाउड से, विच आर ऑफन कॉल्ड नेब्यूलाए और मोलिकुलर क्लाउड। ठीक है, तो ये मोलिकुलर क्लाउड या नेब्यूलाए कहलाते हैं। अब बच्चे बात को ना गौर से समझिएगा, ये देखिए ये क्लाउड है गैस का डस्ट का, तो गैसेस के तो पार्टिकल होते हैं ना, तो ये मैं ब्लैक ब्लैक यहाँ पर पार्टिकल बना लेता हूँ, ऐसे फैले हुए हैं, क्योंकि क्लाउड में जगह जगह पे फैले होंगे हमारे पार्टिकल। अब आपने एक फ़ोर्स पढ़ी है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। जब आपके टीचर्स ने आपको ग्रेविटेशनल फ़ोर्स पढ़ाई होगी तो आई थिंक उन्होंने बताया होगा कि ये फ़ोर्स गलत समझी जाती है कि ये ज़मीन जो है ना ये सिर्फ उसके पास होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हर दो मैसेस के दरमियान होती है, यानी हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो बच्चे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के नेबुलाए के अंदर, ये मॉलिक्यूल के अंदर भी तो ग्रेविटी होगी ना, तो बच्चे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटी के ज़रिए, और इस तरह से ये जो क्लाउड है ये कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स यानी इसके मॉलिक्यूल सेंटर पे या सेंटर के करीब करीब ऐसे आकर साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस कोलैप्स्ड जो क्लाउड है इसका नाम है प्रोटोस्टार, इसका नाम है प्रोटोस्टार। यानी सबसे पहले नेबुलाए होता है जो कि क्लाउड ऑफ गैसेस होता है, जिसमें गैसेस और डस्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर बच्चे वो आपस में कोलैप्स कर जाता है, क्लाउड जो है वो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि उस क्लाउड के अंदर जो गैसेस है ना उसके मॉलिक्यूल के दरमियान ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में कोलैप्स करके बनता है प्रोटोस्टार। अब बच्चे यहाँ पे लिखता है ये जो नेबुलाए या मॉलिक्यूलर क्लाउड के बाद, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोस्टार, यानी इसी को प्रोटोस्टार कहना है। बिल्कुल ठीक बात है कि इसी को प्रोटोस्टार कहेंगे, लेकिन कोलैप्सिंग के बाद। जस्ट क्या होना है, इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे, जब वो इस तरह से कोलैप्स कर जाएंगे तो उसी का नाम हम प्रोटोस्टार रख देते हैं। अब बेटा ये जो प्रोटोस्टार बना है ना, ये मज़ीद अपने आप को क्या करता रहेगा, कोलैप्स करता रहेगा, और उसके बाद फाइनली एक स्टार बन जाता है। यानी स्टार की अगर बेसिक स्टेजेस देखें तो तीन है, नेबुलाए या मॉलिक्यूलर क्लाउड, प्रोटोस्टार, एंड देन वी गेट आ स्टार। जी बच्चे अब एक और बात समझते हैं। देखें जब ये मॉलिक्यूल आपस में कोलैप्स कर रहे होते हैं, यानी करीब करीब आ रहे होते हैं ना ग्रेविटी की वजह से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उनको एक डेंस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कंडेंस कर रहे हैं या कॉम्पैक्ट शक्ल में लेके आ रहे हैं ना, तो हम उस पर एक फ़ोर्स लगाएंगे, ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से आ रही है ना, तो फोर्स की वजह से बच्चे उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो जब प्रोटोस्टार बनेगा, दिस वन प्रोटोस्टार जो कि कोलैप्स करके बनता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है गैस की, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल अब एक छोटी सी जगह पे हैं तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। और नंबर 4 जो चीज़ बढ़ती है बेटा वो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। तो ये जो चारों फैक्टर हैं ये ज़हन में रखें, ये MCQ आ सकता है। वो कहेगा कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं, 3 इनमें से ऑप्शन होगा, 1 2 3, और चौथा ऑप्शन कोई ऐसी चीज़ होगी जो नहीं बढ़ती, तो आपने वो टिक करना है। तो अब यहाँ पर डेंसिटी कैसे बढ़ती है मैं ये आपको बता सकता हूँ। देखें जो डेंसिटी होती है ना उसका फार्मूला होता है मैस बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी का वॉल्यूम से उल्टा ताल्लुक, इन्वर्स ताल्लुक होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब क्लाउड को इस तरह से कोलैप्स किया गया तो उसका साइज़ या वॉल्यूम छोटा हो गया, तो बेटा वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी ऑपोजिट है, तो डेंसिटी बढ़ेगी, लिहाजा डेंसिटी भी बढ़ती है जब ये कोलैप्स होता है ना, इसलिए। जी बच्चे समझते हैं इसको। एज द क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज, ये 2 बातें होगी कि डेंसिटी भी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। ड्यू टू राइज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बच्चे चौथी चीज़ जो यहाँ पे नहीं ना लिखी वो प्रेशर है, वो आगे आएगा, प्रेशर भी बढ़ता है। और यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, यानी अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सो लाजमन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑलराइट, आगे देखें। आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स, कई लाखों साल के बाद, दीज प्रोटोस्टार्स कैन बिकम अ स्टार। यस, यही मैं बता रहा हूँ, पहले नेबुलाए मॉलिक्यूलर क्लाउड से प्रोटोस्टार बना और कई मिलियन सालों बाद इसी ने स्टार बन जाना है। ठीक है, ये 3 मोटी मोटी बेसिक स्टेजेस हैं। और स्टार कब बनता है, हैविंग अचीव्ड आ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहे हैं बच्चे। अब ये जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना, मैं उसका पूरा नाम आपको बताता हूँ, आप नोट कर लें। दैट इज़ द हाइड्रो
हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको सवाल बन सकता है, मैं आपको पहले समझाऊंगा, देन हम रीडिंग की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। सो देखें ज़रा, हम इस डायग्राम पे देखते हैं बच्चे। ये डायग्राम में यहाँ पर ना अंदर की तरफ ये जो पिंक फोर्सेस या एरोज़ लगी हैं ना, ये है सेल्फ ग्रेविटी। ये वही बात है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाले ब्लैक ये आपस में एक दूसरे को ग्रेविटी की फोर्स की वजह से खींचते हैं अंदर की तरफ, यानी वो अपने आप को फिर सेंटर की तरफ करते हैं। तो ग्रेविटी की लाइन पे आप देखेंगे ग्रेविटी किधर को लग रही होती है, नीचे की तरफ, यानी अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। जबकि गैस का प्रेशर लग रहा होता है बाहर की तरफ। क्या मतलब गैस का प्रेशर? देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने जब टकराव करना है किनारों के साथ तो वो वहाँ पे प्रेशर लगाते हैं और वो बाहर की तरफ होता है। इट मीन किसी भी स्टार के अंदर जो गैसेस होती हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो दो तरह की फ़ोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है ग्रेविटी की फ़ोर्स, जो कि मॉलिक्यूल को आपस में करीब करना चाहती है अंदर की तरफ, ठीक है। और एक होता है प्रेशर लगना, गैस का प्रेशर, जो कि ज़ाहिर है प्रेशर दीवारों की तरफ लगता है बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो एरो मिलेंगी, एक अंदर की तरफ विच इज़ ग्रेविटी, एक बाहर की तरफ विच इज़ प्रेशर। बच्चे अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये ऐसी स्टेज होती है जब किसी स्टार की ये दोनों फोर्सेस, ग्रेविटी की फ़ोर्स और प्रेशर, ये दोनों आपस में बैलेंस्ड होते हैं और स्टार जो है वो किस हालत में रहता है, बड़ी स्टेबल हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में रहता है। तो बेटा इस इक्विलिब्रियम का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जी बेटा आपने ये दो तीन लाइनें छोड़ देनी हैं एंड देन आपने नीचे इस डायग्राम के नीचे मूव करना है। एज़ द टेम्परेचर इंक्रीज़, बेटा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? मैंने ऊपर बताया कि जब ये मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो फिर इंटरनल प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज़, प्रेशर मतलब जो दीवारों की तरफ लग रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ। अ स्टेबल स्टार इज़ फॉर्म्ड, एक स्टार जो स्टेबल कब बनता है? व्हेन द इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जब अंदर की तरफ लगने वाली, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड प्रेशर, वो बिल्कुल बराबर हो जाए बाहर की तरफ लगने वाले प्रेशर के, ठीक है बच्चे। तो इसका क्या नाम है? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी आपको सवाल बन सकता है। तो कहता है कि दिस कंडीशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। तो बेटा ये जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का आपने कॉन्सेप्ट याद किया ना यहाँ से यहाँ तक, उसको एक इक्वेशन के ज़रिए भी डिस्क्राइब किया गया है। अब वो इक्वेशन आपने जस्ट रटा लगा लेना है, हमारे सिलेबस में नहीं है कि वो कहाँ से आई है। तो बच्चे ये इक्वेशन है, मैं समझाता हूँ ये क्या है, लेकिन सबसे पहले आप इसको रटा लगा लें और फिर आप इसके हर एलिमेंट को समझें। बच्चे ये जो डेल्टा पी है ये चेंज इन प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड बाय डेल्टा आर क्या है? चेंज इन रेडियस। तो बेसिकली दरमियान में ये जो बटा होता है ना ये वाला, इसको हम रेट कहते होते हैं, इसको फिज़िक्स में हम रेट कहते हैं, पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर टू रेडियस। ये आर रेडियस है, देखिए ना, ये एक क्लाउड का एक रेडियस कंसिडर हो सकता है, सेंटर से किनारे तक का फासला रेडियस माना जा सकता है। सो बेटा ये बन गया चेंज ऑफ प्रेशर टू रेडियस इक्वल टू, बेटा यहाँ पे नेगेटिव सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ। जी तो बच्चे आपको ये नेगेटिव मिलेगा। ये नेगेटिव ऑपोजिट होने की वजह से, ग्रेविटी अंदर को अगर लग रही हो तो प्रेशर बच्चे बाहर की तरफ लगता है, ऑपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव है। अब बच्चे ये जो जी आपको साथ में मिलेगा ना, दिस वन जी, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, पहली क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कैपिटल M ये वाला और साथ में छोटा सा r नीचे लिखा है। तो M यानी मैस, R यानी उस रेडियस के अंदर आने वाला, यानी अगर ये सारा सर्कल इतना है ना, तो जितना रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके अंदर अंदर आने वाला जो मैस है वो होगा mr। सिमिलरली रो यानी डेंसिटी और r यानी रेडियस के अंदर आने वाली, और नीचे वाला r दोबारा से यही r यानी रेडियस है उसका स्क्वायर। तो बच्चे उसके नीचे ना, मतलब ये नीचे वाले पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें ऐसे ही बताई गई हैं कि ये क्या है, ये क्या है, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ।
ओके बेटा, अब आपने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ये अलग से शॉर्ट बन सकता है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ इफ़ द बैलेंस बिटवीन प्रेशर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉट मेंटेन। यानी ये जो ऊपर आप तब से पढ़ रहे हो कि प्रेशर बाहर को लगता है, ग्रेविटी अंदर को लगती है, ये बैलेंस हो जाए ना तो स्टार कैसा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल प्रेशर से ग्रेटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लगती है, अंदर की तरफ, और प्रेशर बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप खुद लिख लें कि क्या होगा, स्टार कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ लग रही है ना ग्रेविटी, वो ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेस देन इंटरनल प्रेशर, यानी जो प्रेशर है किधर को लग रहा है, बाहर की तरफ, वो ज़्यादा है और अंदर की तरफ लगने वाली ग्रेविटी कम है। तो बाहर की तरफ प्रेशर लगने वाला ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, ये जो स्टार है ये फैलना शुरू हो जाएगा, यानी स्टार एक्सपैंड करेगा। ठीक है, ये खुद से लिख लेना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पर लिख लेना है कि स्टार कोलैप्स करेगा, और यहाँ पे लिख लेना है स्टार एक्सपैंड करेगा। ये शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस ना करें तो कौन सी दो सिचुएशन पॉसिबल होती हैं। जी बेटा, अब हम अगले पेज पे यानी यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं स्टडी करना, लेकिन उसके लिए पिछले पेज पे आना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि मॉलिक्यूल ऐसे करीब करीब आ रहे हैं, जब ऐसे ग्रेविटी की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेटा, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ना यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो स्टार है इसके पास ना हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन बेटा, वो हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और यानी फ्यूज़ होंगे। एक फिशन रिएक्शन होता है ना जिसमें एटम टूटता है, और फ्यूजन जिसमें मिलते हैं। तो हाइड्रोजन बेटा, ये मैंने एक ही बनाया, हाइड्रोजन मिलेंगे आपस में तो क्या बनेंगे, हीलियम बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगा फ्यूजन। इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, और अब स्टार के पास उतना टेम्परेचर है। और वो कैसे आया, जब मॉलिक्यूल को ऐसे कंप्रेस किया गया, कोलैप्स किया गया, तो उनका टेम्परेचर हमने देखा था बढ़ना शुरू हो गया। टेम्परेचर बढ़ता गया तो फिर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हुआ। अब हीलियम पैदा होना शुरू हो गए। और बचे, इसी रिएक्शन में, फ्यूजन में ढेर सारी एनर्जी भी पैदा होती है। ढेर सारी एनर्जी भी पैदा होती है। अब यही वो एनर्जी है जो कि स्टार अपने आप को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी वो एनर्जी से स्टार अपने आप को क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा, चमकेगा, रोशन करेगा, क्योंकि वो फ्यूजन रिएक्शन कर रहा है और एज अ रिज़ल्ट ढेर सारी एनर्जी पैदा होती है। अब बच्चे, मैंने शुरू में लफ्ज़ फ्यूल बोला था कि हर स्टार के पास एक फ्यूल होता है, वो यही एनर्जी फ्यूल है। और ये एनर्जी निकली कहाँ से है, फ्यूजन रिएक्शन से, जब उसने हाइड्रोजन को मिलाया, हीलियम में तब्दील हुआ। ठीक है, सो अब ये जो एनर्जी है ना, वो लाइफ टाइम यूज़ होगी, यानी जितनी देर तक एनर्जी होगी एक स्टार अपने आप को सर्वाइव कर सकेगा। ऑलराइट, अब बचे, इसी एनर्जी की वजह से, अब देखें इन मॉलिक्यूल के पास, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये इनके पास एनर्जी आ चुकी है। तो बच्चे, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से अब ये प्रेशर लगाना भी ज़्यादा कर देंगे। तो बाहर की तरफ लगता है ना प्रेशर, तो बेटा प्रेशर लगना भी अब ज़्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल का। तो बाहर की तरफ जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, यानी अब स्टार फिर एक्सपैंड करेगा। सो देखें, ये जो एनर्जी पैदा हुई उससे स्टार बहुत कुछ करता है। नंबर 1, वो अपने आप को एलिमिनेट करता है, यानी अपने आप को मेंटेन करता है, सिंपल। और इसी फ्यूजन की एनर्जी से वो स्टार क्या करेगा, अपने आप को फैलाना, एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। जी बेटा, ये सारी बातें यहाँ से यहाँ तक हैं। तो देखें, टेम्परेचर सन के कोर का बढ़ता है। सन के कोर से मुराद है सन के सेंटर का, क्योंकि अब मॉलिक्यूल सेंटर पे जमा हो जाएंगे ग्रेविटी की वजह से, तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कंबाइन करके हीलियम बनते हैं, यही फ्यूजन है। और इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, विच सस्टेन द स्टार, जो कि स्टार जो है उसको सस्टेन करती है, उसको ज़िंदा रखती है। एंड पावर इट, उसको एनर्जी देती है फॉर मेजोरिटी ऑफ द लाइफ टाइम, ज़्यादा ज़िंदगी के लिए। जी बेटा, देखें, द कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी बार बार पैदा होती रहेगी। नॉट ओनली मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम था ना, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इसको भी मेंटेन करती है।
बट ऑल्सो लीड्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इंटरनल टेम्परेचर एज अ कंसिक्वेंस द स्टार बिगिन टू एक्सपेंड। यानी अंदर का टेम्परेचर या अंदर का प्रेशर बढ़ता है, मॉलिक्यूल बाहर की तरफ ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर लगना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारा जो स्टार होता है वो फैलना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड करना शुरू। तो ये सारी बातें हमने इस पैराग्राफ में समझी हैं। अब बच्चे आगे समझें। देखिए अब ये स्टार या ये जो स्टार है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाएगा और इसके अंदर की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। कंपोजिशन से मुराद है कि पहले इसके पास बहुत सारा हाइड्रोजन पड़ा था, लेकिन बच्चे उस हाइड्रोजन ने अपने आप को फ्यूजन के ज़रिए हीलियम के अंदर तब्दील कर लिया। सो अब क्या हुआ है, कंपोजिशन चेंज हो गई है एक स्टार की। तो दो चीज़ें हुई हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीलियम पैदा हुआ है ना, तो कंपोजिशन चेंज हुई है। नंबर 3 जो अभी देख के हटे हो कि स्टार मुसलसल क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। बच्चे ये तीनों चीज़ों के बाद स्टार कहलाता है रेड जॉइंट। रेड जॉइंट, तो इस चीज़ को यूँ लिखा हुआ है हमारी बुक ने, कहता है विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। चेंजेस इन कोर कंपोजिशन, जो स्टार कोर कहते हैं अंदर वाला, तो स्टार का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो उसका कोर होता है। तो कोर की कंपोजिशन में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रहा है ना। और स्टार में एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली, स्टार बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है टू बिकम अ रेड जॉइंट, और बेटा फाइनली वो रेड जॉइंट बन जाएगा। जॉइंट कहते हैं बहुत बड़ा। जी बेटा अब हमारे पास रेड जॉइंट बन गया है। रेड जॉइंट जो है वो आगे मज़ीद एक प्रोसेस करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसका जो मैस है ना, उसका जो मैस है वो हमारे सन के कम से कम हाफ मैस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका मैस सन के मैस के हाफ से भी कम है तो वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका मैस हाफ से ज़्यादा है तो वो आगे प्रोसेस करेगा, वो इस हीलियम की फ्यूजन करेगा। बात समझें, पहले हाइड्रोजन की फ्यूजन होती है, हीलियम बनता है। अब अगर रेड जॉइंट बन गया ना, रेड जॉइंट का मैस अगर हमारे सन के मैस के हाफ से ज़्यादा है या कम से कम हाफ जितना है, तो फिर वो हीलियम की आगे फ्यूजन करेगा और बेटा उसके बाद बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन, इस तरह के एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की फ्यूजन से क्या बना था, हीलियम। तो अगर रेड जॉइंट बना और उसका मैस सन के मैस के हाफ से ज़्यादा या उतना हो तो वो आगे हीलियम की फ्यूजन कर जाएगा और उससे कार्बन ऑक्सीजन बनेंगे। जी बेटा देखें, एट दिस स्टेज यानी इस स्टेज के ऊपर स्टार्स पोजेसिंग एटलीस्ट अबाउट हाफ द मैस ऑफ द सन, वो स्टार जिनके पास कितना हो, एटलीस्ट कम अज़ कम हाफ द मैस ऑफ द सन, सन के मैस के हाफ जितना, कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग हीलियम फ्यूजन इन देयर कोर, तो वो हीलियम की फ्यूजन शुरू कर देते हैं। हीलियम की फ्यूजन से क्या बनता है, प्रोड्यूसिंग हैवियर एलिमेंट सच एज कार्बन ऑक्सीजन। तो जब हीलियम की फ्यूजन होती है तो वो बनाते हैं कार्बन ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन की फ्यूजन हुई थी तो क्या बना था, हीलियम, He हीलियम। हीलियम की फ्यूजन कुछ रेड जॉइंट्स करते हैं और उससे बनता है कार्बन और ऑक्सीजन। और बच्चे अगर इनका मैस देखें ना, हीलियम की फ्यूजन किसने की, जिनका मैस अच्छा खासा था, सन के मैस के कम से कम हाफ जितना था। अगर इससे भी ज़्यादा मैस हुआ तो बच्चे आगे इन कार्बन और ऑक्सीजन की भी फ्यूजन शुरू हो जाएगी और नए नए एलिमेंट्स बनेंगे, जैसा कि नियोन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट बनेंगे और फाइनली Fe यानी आयरन पर जाकर बात रुकेगी। यानी अगर उनका मैस मज़ीद ज़्यादा हुआ ना तो कार्बन ऑक्सीजन तक बात नहीं रुकनी, इनकी फ्यूजन भी चलती जाएगी और अल्टीमेटली मज़ीद एलिमेंट बनेंगे और फाइनली आयरन पर जाके स्टॉप होगा, ठीक है। सो क्या कहता है कि इन मोर मैसिव स्टार, अगर मज़ीद मैस ज़्यादा है, द प्रोसेस कंटिन्यूज़ द फ्यूजन ऑफ इवन हैवियर एलिमेंट। ये जो हैवियर एलिमेंट्स थे कार्बन ऑक्सीजन, इनकी भी फ्यूजन होती है और मज़ीद क्या होती है, सक्सेसिव स्टेजेस, मज़ीद आगे स्टेजेस बनती जाती हैं, फॉर्मिंग और बनता है इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई अप टू आयरन, आयरन तक जाके ये फ्यूजन चलती रहती है ऐसे स्टार्स के अंदर जिनका मैस बहुत ही ज़्यादा है। तो बच्चे बात को समझ लें, MCQs आना है कि फ्यूजन किस फाइनल स्टेज तक रुक सकती है, यू विल आंसर द आयरन। अब हमारी बुक पे तो है नहीं कि आयरन के बाद क्यों नहीं है, यानी आयरन ही फाइनल स्टेज क्यों है, क्योंकि बेटा अगर आयरन की भी अब फ्यूजन करवाओ ना
तो उससे कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल XYZ कुछ बनेगा, लेकिन बच्चे इस फ्यूजन में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। तो फिर इसलिए फ्यूजन का मकसद ही कुछ नहीं रहता, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन का मकसद ये होता है कि ढेर सारी एनर्जी पैदा हो। आयरन की जब हमने देखा ना कि अगर फ्यूजन हो ना तो एनर्जी कोई पैदा नहीं होती, जस्ट वेस्ट प्रोसेस होता है। सो इसलिए आयरन तक बात आके रुकती है, आयरन मज़ीद आगे फ्यूजन नहीं कर सकता। जी बेटा, यहाँ तक निशान लगाते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है इस लेक्चर का। देखिए, मैंने मैक्सिमम डिटेल बतानी होती है, इसलिए मेरे लेक्चर लंबे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से ऑनवर्ड लास्ट तक हम ये स्टेलर एवोल्यूशन को पार्ट 2 में कवर करेंगे।